Okay, finance functions, financial decision. The value of a firm will depend on various finance function decision. It can be expressed as value is equal to F I F D, ये फाइनेंशियल डिसीजन का फॉर्मूला, ये वैल्यू का फॉर्मूला एक्चुअली, कि किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है, फर्म की वैल्यू है, वो हाईली डिपेंड होती है उसके फाइनेंशियल फंक्शन और या फिर वो जो डिसीजन लेती है फाइनेंशियली उस पर। ठीक है। So the finance functions are divided into long term and short term financial functions और डिसीजन। अब आता है अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजन। उसके लिए हम देखेंगे पहला जो आई इसके अंदर दे रखा है, आई एफ और डी, यानी कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और डिविडेंड, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो किस हिसाब से इफेक्ट करते हैं। सो दीज डिसीजन रिलेट टू द, या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं ये देखते हैं। These decisions relate to the selection of assets in which funds will be invested by firm। पहला पॉइंट अपना जो कि हमने ये देखा है कि उन असेट्स का, ये पहला स्टेप वन जो थी हमारी स्टेज वन, ये कि उन फंड्स का सिलेक्शन करना या फिर उन असेट्स का सिलेक्शन करना जिस पर हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट होने वाला है। द फंड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड हैव टू बी इन्वेस्टेड in various kinds of assets. Long term funds are used in project for various fixed assets and also for current assets. The investment of funds in a project has to be made after careful assessment of the various project through capital budgeting। ठीक है। किसी भी जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, कोई भी फर्म लॉन्ग टर्म फंड्स अगर प्रोक्योर कर रही है तो वो अपने इन्वेस्टिंग यानी कि फिक्स्ड जो उसके असेट्स है, ठीक है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए करती है मेनली। तो इसके अंदर क्या होता है, केयरफुली असेसमेंट करना होता है कि भाई वो असेट है उसकी इतनी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर जो कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं इस पैसे को उगाने में, क्या वो असेट के खरीदने से उस असेट से हमारी इतनी कमाई हो पाएगी कि इसकी कॉस्ट बियर करने के साथ साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सके। ठीक है। सो अ पार्ट of long term fund is also be kept for financing the working capital requirement. Asset management policies are to be laid down regarding various item of current assets। ठीक है। तो देखो असेट, ये मेनली जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं जब कोई लेता है तो कुछ फंड्स कुछ फ्रैक्शन होता है उसका पार्ट जो होता है वो अलग से रखते हैं। ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। So asset management policies are to be laid down regarding various item of current asset। तो इसके लिए भी asset management policies बिठाई जाती हैं, बनाई जाती है regarding various item of current asset, है ना, कुछ भी current asset के regarding बनाई जाती है। So inventory policy would be determined by the production of manager and finance manager keeping in view of requirement of production and the future price estimate of raw material and availability of fund। ठीक है। इससे इन्वेंट्री पॉलिसी भी डिटरमाइन की जाती है, मतलब इस डिसीजन के अंदर भी आता है कि हाँ भाई किस तरीके से हमको जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से इन्वेंट्री हमको मैनेज करनी है, रॉ मटेरियल के क्या क्या एस्टिमेट्स हो सकते हैं, है ना, मतलब सारी चीज़ें जो है इन्वेस्ट इसके अंदर देखी जाती है फर्म से रिलेटेड। ये भी चीज़ें देखी जाती है कि कितना हम फंड लें कि फ्यूचर मान लो कि प्राइस इतना भी चला गया तो भी हम सर्वाइव कर पाए, है ना, या फिर प्राइस कम भी हो गया तो भी हम सर्वाइव कर पाए। ठीक है। और अगर मान लो प्राइस कम हो गया और या फिर प्राइस बढ़ गया और हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो फंड्स भी अवेलेबल हो हमारे पास, ये भी इंश्योर करना। मतलब कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म जब फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं, फाइनेंस फंक्शन डिसीजन लिए जाते हैं, तो उनमें ये सारी सब चीज़ें भी इंक्लूड होती है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आता है अपना फाइनेंशियल डिसीजन। दिस डिसीजन रिलेट टू द एक्वायरिंग ऑफ ऑप्टिमम फाइनेंस टू मीट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड सीइंग द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल इफेक्टिवली मैनेज। ठीक है। तो जब फाइनेंसिंग डिसीजन लिए जाते हैं तो ये फर्म के लिए, मतलब ये कहाँ रिलेट करते हैं जब फाइनेंसिंग डिसीजन लिए जाते हैं, इट रिलेट टू एक्वायरिंग ऑप्टिमम फाइनेंस टू मीट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। मतलब इतना फाइनेंस तो हम ऑप्टिमाइज, मतलब प्रोक्योर कर ले या फिर इकट्ठा कर ले ताकि जो हमारी
हमारे ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग फिक्स्ड या वर्किंग कैपिटल वो इफेक्टिवली मैनेज या इफिशिएंटली मैनेज हो पाए, ठीक है। The financial manager needs to possess a good knowledge of the sources of available funds and their respective cost, and need to ensure that the company has sound capital structure, that is a proper balance between equity, capital and debt. Such managers also need have a very clear understanding as to the difference between profit and cash flow, ठीक है। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको हर चीज़ का एक साउंड नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो एक प्रॉपर बैलेंस बिठा सके इक्विटी और डेट के अंदर, ठीक है। जैसा कि हमने देखा है, उनको प्रॉफिट और कैश फ्लो के बीच का क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम देखो ये डेफिनेशन बदलती जाती है, कभी प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, कभी कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो दैट्स इट, bearing in mind that the profit is little available unless the organization is adequately supported by cash to pay for assets and sustain the working capital cycle, ठीक है। तो अगर मान लो प्रॉफिट अगर लिटिल भी है तो इतना कैश तो हो कंपनी के पास कि वो उसके असेट्स और उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल को मैनेज कर पाए या फिर सपोर्ट कर पाए। फाइनेंशियल सिंग डिसीजन ऑल्सो कॉल्ड फॉर गुड नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रिस्क। Excessive debt carried high risk of organization equity because of the priority rights of the lenders. A major area of risk related decision in the overseas trading where an organization is vulnerable to the currency fluctuation, and the manager must be well aware of the various proactive procedures such as hedging, minimize, reducing or cancel out the risk investment available to him. For example, someone who has to stop who has a shop take care of the risk of the goods being destroyed by the fire by hedging via फायर कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस, ठीक है। तो मतलब इसमें सारे फाइनेंशियली रिलेटेड डिसीजन होते हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट भी इसके अंदर ही आ जाता है कि हाँ भाई अगर मान लो करेंसी का रेट गिर रहा है, ओवरसीज ट्रेडिंग केस में बहुत बार होता है, करेंसी का रेट अगर गिर रहा है तो क्या हमको डिसीजन लेना है, अगर बढ़ रहा है तो हमें क्या डिसीजन लेना है, इन सब सारी चीज़ों की उसके अंदर पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो बंदा फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है ना। प्लस ऐसे प्रोसीजर भी फॉलो करने चाहिए जो कि हेज कर सके चीज़ों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जब फायर लग रही है मान लो शॉपकीपर की, तो शॉपकीपर ने पहले से फायर इंश्योरेंस में पैसे लगा रखे हैं, जिससे कि इन केस अगर फायर हो जाए तो वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकता है, अपने फाइनेंशियली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के डिसीजंस जो हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन में गिने जाते हैं, ठीक है। और ये भी फाइनेंशियल मैनेजर को ये सारी सब कलाएं आनी चाहिए, ठीक है। अब आता है डिविडेंड डिसीजन हमारा। These decisions relate to the determination as to how much and how frequently cash can be paid out of the profits of an organization as income for the owner shareholder. The owner of any profit making organization for reward for his investment in two ways: the growth of the capital investment and cash paid out as income. For sole trader, this income would be terms as drawings, and for limited liability company, the liability company, the term is डिविडेंड्स, ठीक है। तो देखो डिविडेंड्स यानी कि पैसा जो लोग अपने अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं या फिर अपने अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनका मन तो होगा कि यार उनको कुछ रिटर्न मिले, है ना। तो उनके रिटर्न, उनको कुछ भी रिटर्न देने के डिसीजन को हम डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या फिर ये भी देखना कि कितना और कितना फ्रिक्वेंटली वो जो कैश है उनके अंदर पेड आउट हो रहा है। और मेनली जो आप रिटर्न की बात करते हो, या तो उनकी कैपिटल जो है वो ग्रो हो रही है बहुत, एक वो रिवॉर्ड हो सकता है ना, या फिर उनको कैश मिले। तो डिविडेंड डिसीजन इसी चीज़ के अंदर डील करता है, ठीक है, कि क्या रिवॉर्ड उन्हें मिलना चाहिए। द dividend decision thus has two elements: the amount to be paid out and the amount to be retained to support growth of the organization, later being also financing decision. The level and regular growth of the dividend represent a significant factor of determining and profit making company market value, that is value placed on the share by the stock market, ठीक है। तो देखो डिविडेंड जब डिसीजन लेने की बारी आती है और कैश आपको हाथ में दिखता है, तो दो काम आप कर सकते हो: या तो कैश बचा के रखो ताकि कंपनी के बाद में काम में आए,
या फिर आप कैश सब में बांट दो, ये एक बात हो सकती है। ठीक है, और ये जो डिविडेंड डिसीजन होता है ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके जैसे कि स्टॉक मार्केट में कितना आपका कंपनी का वैल्यू है और आप कितना डिविडेंड बांट रहे हो, ये भी सारी सब चीज़ें इसके अंदर मैटर करती है। सो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन आर इंटर रिलेटेड, द फर्स्ट टू प्रिटेंडिंग टू any kind of organization, while the third relates only profit making organization. Thus it can be seen that the financial management of vital importance at every level of business activity from the sole trader to the largest multinational corporation। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, इन तीनों चीज़ों से हम ये बातें सीखने को मिलती है, या फिर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये तीनों चीज़ें आती है, इससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो खाली प्रॉफिट के ऊपर देखता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हर लेवल पर एक वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, चाहे वो एक सोल ट्रेडर हो गया हो या फिर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबके लिए ज़रूरी होता है। अब आगे हम देखेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन, शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस फंक्शंस। ठीक है,